अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ UMT एलुमनाई पॉडकास्ट बियॉन्ड द डिग्री। मैं हूं आपका होस्ट सुहेब बुखारी और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक DPT की फील्ड से है। डॉक्टर आयशा करीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताइएगा DPT के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में, जो आपने फ्रॉम द क्लासरूम्स टू द बोर्ड रूम्स किस तरह से आपका सफ़र रहा? ओके, आई एम अ वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट और मैंने UMT से 2014 टू 19 का बैच था मेरा। आई वाज द पार्ट ऑफ द पायनियर बैच ऑफ DPT। मैंने डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी किया और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी इज़ आ 5-year डिग्री प्रोग्राम जिसमें 5 साल का प्रॉपर आप डॉक्टर बनते हो एट द एंड ऑफ द डे। और उसके बाद उसमें जो हमारी फील्ड होती है उसमें हम फिज़िकल थेरेपी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, पेशेंट के मसल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा डिग्री के ऊपर ये काम होता है और मैंने यहाँ से UMT से किया था और अब जो है वो मैं एज अ वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आई एम अ क्लिनिशियन, ऑल्सो अ लेक्चरर एंड अ रिसर्चर। वेरी नाइस। क्या डिफरेंस है बाकी मेडिकल लाइंस में और DPT में, इसके बारे में कुछ बताइएगा। बाकी हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ आफ्टर इन द FSC हमें लगता है कि बस हम MBBS कर सकते हैं, लेकिन MBBS और DPT में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि DPT इज़ इंटायरली फोकस्ड ऑन द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी एक्टिविटी और उनकी फिजिकल एक्टिविटी और उनके मसल्स पे काम करी होती है। तो हम पूरे 5 साल स्पेसिफिकली उसी के ऊपर काम करते हैं और उसी को पढ़ते हैं। हमें बार बार जो है वो एनाटमी पढ़ाई जाती है और एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकल फील्ड्स हम एनाटमी और मसल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वी आर वेरी क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड इन दैट और हम टिपिकली उसी के ऊपर काम करते हैं। और हम डिफरेंट मेडिकल फील्ड से यही डिफरेंस है कि एग्जैक्ट इंटायरली जो है वो हमारा मसल से और पेशेंट्स की एनाटमी से रिलेटेड काम होता है। राइट। तो डॉक्टर आयशा, आपके लिए क्या इंस्पिरेशन थी DPT करने के लिए? पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि शायद MBBS ही है सब कुछ, बट वंस आई विजिटेड फिजिकल थेरेपिस्ट विद फैमिली फ्रेंड, शी वाज पैरालाइज्ड और वो उनको विजिट करती थी, तब मैं FSC में थी। तो आई सॉ कि एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट है, MBBS डॉक्टर जो होता है वो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, उससे बात करते हैं, वो हमें मेडिसिन लिखते हैं और हम घर आ जाते हैं। लेकिन फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के साथ मैंने देखा एक तो रोज़ाना विजिट्स हैं, ऑलमोस्ट इंटायरली मतलब वीक में 3 से 4 दफ़ा तो आपने जाना होता है और वो डायरेक्टली इम्पैक्ट आपका जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके लाइफ में। आई यूज्ड टू रिमेंबर कि वो उनको अपने सारे घर का हाल चाल और डॉक्टर को भी उनके सारे घर के फैमिली मेम्बर्स याद हो गए थे। वो उनसे पूछती थी अच्छा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा कि हम डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं पेशेंट की लाइफ पे एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। तो हाउ वाज योर अर्ली एक्सपीरियंस जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में आए, तो क्या एक्सपीरियंस था? अर्ली एक्सपीरियंसेस बहुत एक्साइटिंग, बहुत स्केरी भी थे एंड फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लोग पायनियर बैच के थे तो तब तक इतना ज़्यादा मार्केट में पता नहीं था कि UMT में मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, CS के अलावा भी मेडिकल फील्ड की भी डिग्री है। तो जब हम बाहर निकले और हम लोग अपनी CVs लेके इंटर्नशिप और हाउस जॉब्स के लिए गए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला कि अच्छा UMT में पता नहीं सिखाते होंगे, नहीं सिखाते होंगे, पता नहीं कोई हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं है, अभी तक हमने सुना नहीं था इसके बारे में। तो वो हमारे शोल्डर्स पे फर्स्ट बैच की होने की वजह से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो शुरू में थोड़ा सा वो बहुत हर्डल्स हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इतने अच्छे टीचर्स मिले, हम उनसे शेयर करते थे अपने एकेडमिक जो CODs थे, HODs थे, उनको आके हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो यूज्ड टू काउंसलर्स कि आपने कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। तो हम फिर उसको फेस करते गए। तो शुरू में काफ़ी स्केरी सा था वो, एकदम से हम एक तो मार्केट में निकले और दूसरा हमें UMT को जो है वो प्रूफ करना पड़ा। तो वो एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा बर्डन था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब वो क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद जब अपनी स्किल्स दिखाई तो खुद ही सबको पता चल गया कि UMT में भी अच्छी तरह से DPT करवा रहे हैं। राइट। तो क्या आप समझती हैं कि व्हाट वाज द रोल ऑफ UMT इन योर करियर डेवलपमेंट और इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? आई वुड से जब हम फर्स्ट बैच का किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट होते हैं तो आप और आपके टीचर्स और आपका डिपार्टमेंट एक साथ ग्रो कर रहा होता है। बिल्कुल। उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होती है या कुछ समटाइम्स इस तरह होता है कि आपको खुद ही जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट उसका फ़ायदा ये हो गया है क्योंकि हम इतना ज़्यादा टीम वर्क था हमारे टीचर्स के साथ, हम मिलके क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टाइम टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो इनिशिएटिव लेने का कॉन्फिडेंस उसकी वजह से मुझे आया। तो मेरे करियर में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है
कि मैं अब जो है वो एक टीम वर्क कर सकती हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ आ गई हैं उसकी वजह से, और एक जो इनिशिएटिव लेने का डर होता है नॉर्मल स्टूडेंट्स को, वो डर हमारा ख़त्म हो गया उसकी वजह से। एंड हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, क्योंकि वो भी, उन्हें भी एक तरह से खुद को प्रूव करना था कि हम फर्स्ट बैच जो है वो हमारा पास आउट हो रहा है, तो वो उनके लिए भी जो मुश्किलात थी तो वो जो है वो टीम वर्क था। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया, और हम लोगों को बाहर जो हमें चाहिए था एक क्लिनिकल एक्सपोजर, वो हम लोगों को दिया, ताकि हमें खुद को इतना ज़्यादा जो है वो प्रूफ करने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा काम हमें बताए। सो आफ्टर पासिंग, ये कुछ साल गुजरने के बाद, अब आप एट द प्रेजेंट क्या फील करते हैं कि वाज यूएमटी सक्सेसफुल इन ग्रूमिंग यू इन द रेलेवेंट फील्ड? यस, बिल्कुल। जब हम थे स्टूडेंट्स तब हर स्टूडेंट को ऐसे ही लगता है कि पता नहीं शायद हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, दूसरा इंस्टीट्यूट अच्छा है, ऐसे ही लगता है। लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ, स्पेशली जब मैंने स्पेशलाइजेशन की और मेरा दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ एक्सपोजर हुआ, तो आई रियलाइज़ कि जैसे यूएमटी में जिस तरह का एक तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड सेकेंडली जो एक रिसर्च, एक माहौल है यहाँ पे, जो एक रिसर्च कल्चर है, वो बाकी इंस्टीट्यूट्स में इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू यूएमटी। तो यूएमटी से मुझे बहुत ज़्यादा, आई वर्कड ऑल्सो एज अ रिसर्च फिजिकल थेरेपिस्ट, एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूएमटी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कल्चर हम लोगों ने बहुत शुरू से एज अ स्टूडेंट देख लिया, तो हम लोगों को वो एक जो है वो हर्डल्स नहीं फेस करनी पड़ी। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लेक्चरर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस ऑल दीज रोल्स? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पैशन और टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको शौक हो किसी चीज़ का तो यू डोंट गेट टायर्ड। और दूसरा ये कि जो मेरा रोल्स हैं, जैसे लेक्चरर, क्लिनिशियन एंड रिसर्चर, दे ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, साइड बाय साइड चल रहे हैं। आई कैन नॉट बी अ लेक्चरर अगर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे वो बताऊंगी जब तक मैंने खुद कोई पेशेंट ऐसा नहीं डील किया हुआ, नहीं देखा हुआ। तो वो पेशेंट, स्टूडेंट्स तो हमें क्लासरूम में बैठ के सुन रहे होते हैं, तो वो जो गैप इंडस्ट्री और क्लासरूम का हमें फिल करना होता है, मुझे आएगा तो मैं बता सकूंगी। एंड अगेन बीइंग अ रिसर्चर, अगर मैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर रही, जो नया चल रहा है दुनिया में वो नहीं कर रही और स्टूडेंट्स को नहीं सिखा रही, तो वो मैं, आई कैन नॉट बी अ गुड क्लिनिशियन और लेक्चरर। तो इस तीनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल होती है, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आई यू हैव टू वर्क फॉर 12 to 13 आवर्स अ डे इस सारे रोल्स को फुलफिल करने के लिए। बट अगेन, अगर पैशन हो तो यू एंजॉय इट, मज़ा आता है करने में, अगर आपका दिल हो और आपका इंटरेस्ट हो तो। ऐसे ही है। अच्छा, आपने एक AI बेस्ड रोबोटिक प्रोजेक्ट भी किया हुआ, उसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताइए। आई वाज अ रिसर्च फिजिकल थेरेपिस्ट देयर, और एक सॉफ्टवेयर हाउस था, इट वाज अ टीम, एक AI स्पेशलिस्ट भी थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी थे, और हमें वहाँ पे एक रोबोट हम लोगों ने जनरेट किया था, जिसके अंदर वो रोबोट ये करता था, एक कैमरा था उसके अंदर, उसके आगे आपको यू हैव टू वॉक फॉर 6 मीटर्स, और वो आपका रिस्क ऑफ फॉल जज करता था। वो आपके सारे गेट के पैरामीटर्स के, आप कैसे चल रहे हैं, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, आप स्टेप्स कैसे रख रहे हैं, वो सारी एक रिपोर्ट विद इन 5 मिनट्स वो जनरेट कर देता है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ रिसर्च फिजिकल थेरेपिस्ट, जो बैक एंड पे वैल्यूज़ जानी है, जो बताना है कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, ताकि वो उस हिसाब से रिपोर्ट जनरेट कर सके, वो मेरा काम था। ट्रायल्स करवाते थे हम, और बार बार अपने जो है वो बार डिवाइस को जो हमने जज करना होता था वीकली, वो उसके अंदर मेरा पार्ट था। उसके बाद ये जब प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएटिव लिया गया और जब ये बन गया प्रॉपरली, तो उसको बहुत ज़्यादा चाइना में, UK में बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया गया। और चाइना में स्पेसिफिकली उन्होंने सुपरमार्केट्स में और हॉस्पिटल्स में और पब्लिक प्लेसेस में उसको इंस्टॉल किया, एंड पीपल यूज्ड टू गो एंड टच द स्क्रीन, और उसके सामने वो खुद ही 6 मीटर वॉक करते हैं, और उनको विद इन 5 मिनट्स उनकी रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाती है कि उनका रिस्क ऑफ फॉल कितना है। तो इसकी वो एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर है ये। उसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है ऑलरेडी, स्पेशली जो ओल्ड एज है उनको पता चल जाता है कि इफ़ दे आर हाई रिस्क ऑफ फॉल, तो वो अपने शूज़ चेंज करते हैं, अपने मसल्स पर, लोअर लिम्ब पे काम करते हैं ताकि वो ना गिरे। तो हॉस्पिटल एडमिशन्स कम हो जाते हैं, और ज़्यादा जो है वो इंजरीज़ के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। राइट, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एड ऑन बैक टू द सोसाइटी आफ्टर आपकी जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए। What do you think, what was the rewarding part of DPT? रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ DPT, जब पेशेंट्स को डील करना शुरू किया, स्पेसिफिकली इन वुमेन हेल्थ, तो जब किसी भी फीमेल का ऐसे कॉन्फिडेंस बैक हो रहा था, रीगेन कर रही थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हुआ, इट वाज सो रिवॉर्डिंग। और जब हम अपने बच्चों को देखते हैं प्रोफेशनली ग्रो करते हुए, या किसी को ग्रेजुएट होने के बाद उनको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, या वो किसी जगह उनको जॉब मिल रही है, तो इट इज़, आई थिंक, मोस्ट द फुलफिलिंग पार्ट। बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के पेशेंट्स या स्टूडेंट्स को। सही। Being a woman, what the challenges you faced?
यस ऐसा था कि मैं वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी में भी मैं पायनियर बैच में थी, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके अलावा जो इशू आता है, एक तो हमारा जो जितनी भी वुमेन हेल्थ की फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ओवरलुक्ड है, और उसमें हमने प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी हमारा रोल होता है, यंग एज में भी, ओल्ड एज में भी। तो अब बीइंग मैं यंग हूँ, मैं 20s में हूँ, तो किसी पेशेंट को या किसी भी सोसाइटी में मैं अगर डील कर रही हूँ तो वो यूजुअली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि डॉक्टर जितने उसके बाल सफ़ेद होंगे, जितना वो एज में बड़ा होगा वो उतना एक्सपीरियंस होगा, और नो डाउट ये सच भी है। लेकिन क्योंकि ये फील्ड अभी इमर्जिंग है तो ऑब्वियसली यंग लोग ही आएंगे, तो मुझे वो थोड़ा सा बैकलैश मिला कि मतलब मैं खुद अनमैरिड हूँ तो मैं कैसे एक्सपीरियंसेस बता सकती हूँ कि पोस्ट डिलीवरी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या चल रहा है। तो वो थोड़ा सा खुद को प्रूफ करने के लिए थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़े कि बीइंग यंग भी हम स्किलफुल हो सकते हैं। राइट, तो आपके लिए क्या मोटिवेशन थी? व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू द करियर इन वुमेन हेल्थ? वुमेन हेल्थ की फील्ड एज आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा ओवरलुक्ड है, मिसअंडरस्टूड है, और ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर फीमेल्स को पता ही नहीं है कि जो सिम्टम्स वो फेस कर रही हैं वो नॉर्मल नहीं है। वो इतना ज़्यादा उसको नॉर्मलाइज कर चुके हुए हैं कि दे डोंट नो कि हम ये सिम्टम्स जो फील कर रहे हैं और हमारी जो बेसिक रोज़ाना के काम हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा जब मैंने डीपीटी में, हमारा छोटा सा पोर्शन होता है इसका, तो आपको तब भी पता चल जाता है कि आपने आगे स्पेशलाइज किस चीज़ में करना है। इन लास्ट सेमेस्टर हमें थोड़ा थोड़ा सा टच सबका दिया जाता है, स्पोर्ट्स का, वुमेन हेल्थ का, ऑर्थोपेडिक का, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपने किस में स्पेशलाइजेशन करनी है। तो जब मैंने वो लास्ट पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट हुआ, और यही सोच के कि इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और साइलेंस में जो है वुमेन सफ़र कर रही हैं, वो शाइनेस की वजह से, एक लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, या कल्चरल बिलीव्स की वजह से डिस्कस नहीं कर पाते अपने सिम्टम्स। सोसाइटी भी अलाउ नहीं करती, एग्जैक्टली अलाउ नहीं करती, और ज़्यादातर लोगों को तो अवेयर ही नहीं है कि दैट इज़ नॉट नॉर्मल। तो वो बस मुझे यही इंस्पायरिंग लगा और मेरा यही मोटिवेशन थी कि मैं अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकूँ। यहाँ पर हम व्यूवर्स को बताते चलें कि डॉक्टर आयशा जो हैं वो ना सिर्फ अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, बल्कि वो एक एक्टिव वॉइस हैं वुमेन फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कोई एक ऐसी मिसकंसेप्शन जिसको आप चाहती हो कि जो सोसाइटी में ठीक की जाए? एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में वो ये कि सबको ये लगता है कि शायद जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं या पेल्विक फ्लोर का डिसफंक्शन होता है यूजुअली वो सिर्फ प्रेग्नेंट या जो है वो आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम वुमेन को होता है या ओल्ड एज में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी यंग अनमैरिड गर्ल्स भी हैं जो कि इसकी वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स फेस कर रही हैं, बट दे डोंट नो। वो मिसकंसेप्शन है, वो अवेयर ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी एज में तो ये इशूज़ नहीं हो सकते या हम अनमैरिड है तो नहीं हो सकते, जबकि ऐसा नहीं है। आपको वुमेन को अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, अपने जेनिटल के बारे में हर एज में एजुकेटेड होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे आपके कौन कौन से मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट करें और उनका स्ट्रेंथन होना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने AI बेस्ड एक रोबोटिक प्रोजेक्ट भी किया। आप क्या समझती हैं कि अवेयरनेस के हवाले से इन प्रेजेंट एरा सोशल मीडिया का कितना रोल है? In a positive way or in a negative way? Social media has been a game changer for me. इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शाय होती हैं, सिम्टम्स नहीं पता होते, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने कब जो है वो क्लिनिक विजिट करना है और क्या हम इस मसले के बारे में कर भी सकते हैं या नहीं। सही। तो सोशल मीडिया पे जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सिम्टम्स के बारे में बताते हैं, तो वो एक बबल से थोड़ा सा बाहर आते हैं, कंफर्ट जोन से। दे रीच आउट टू मी इन द DMs और मैं लंबे लंबे उनको वॉइस नोट भेज के समझाती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ट्राई कि मैं उनको जितना एजुकेट कर सकूँ मैं करूँ, एंड देन वो फिर रीच आउट करती हैं। वो एक थोड़ा सा शाइनेस ख़त्म होती है एंड देन दे कम टू द क्लिनिक और फिर अपने इशूज़ को डील करवा देती हैं। तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी रिलायबल एंड रेलिवेंट वे टू अप्रोच पीपल, और स्पेशली इन वुमेन हेल्थ वो बहुत ईजिली आपको जो है वो अपनी कम्युनिकेट, क्योंकि हम सामने नहीं बैठे होते तो उन्हें ये डर नहीं होता कि मुझे कोई जज कर रहा है, तो वो बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं, सारे मसले आराम से डिस्कस कर लेते हैं। सोसाइटी नॉर्म्स का भी इशू नहीं रहता और लोग डायरेक्टली जो है वो आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। क्या एडवाइस देना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स को जो DPT में पढ़ रहे हैं या DPT करना चाहते हैं या अपना कैरियर इस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं? ज़्यादातर जो अब इश्यूज़ फेस कर रहे हैं बच्चे वो ये कर रहे हैं कि सैचुरेशन बहुत है या जॉब नहीं मिलती है, कुछ ऐसा है।
हम भी जब ग्रेजुएट हुए थे हमें भी बहुत ज़्यादा ये इशू हुआ था अगेन, क्योंकि हम एक तो यूएमटी में फ़र्स्ट टाइम हम बाहर निकले थे, तो जितने भी फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये इशू हुआ था। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की टू सक्सेस। आप करते जाओ, वेट मत करो किसी अपॉर्चुनिटी का आपको अप्रोच करने के लिए, एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस। वो जो एक इच होती है, एक वो जो होता है सीखने की कि क्या है ये, ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो आपको बहुत अच्छा लर्नर बनाती है। और जितना हमारा, क्योंकि हमारा काम सारा हैंड्स के साथ है, पेशेंट्स को हम जब हाथ लगाते हैं तो पेशेंट आपको आराम से जज कर सकता है कि ये नर्वस है या इसको आता है या इसको नहीं आता, वे ऑफ टैकलिंग से पता चल जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे ज़्यादा साथ दें। आपकी स्किल आपके बारे में बताएगी, आपको किसी भी सोर्स की, किसी रिश्वत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको काम आता होगा। सही। तो आप कनेक्टेड हैं यूएमटी के साथ, और अदर देन लेक्चरशिप आप और व्हाट एल्स वेज यू थिंक कि आपको यूएमटी कनेक्ट रखता है? यूएमटी से मैं 2014 से जुड़ी हुई हूँ और अब ऑलमोस्ट 2026 आने वाला है। तो यूएमटी ने हैज़ सीन माई ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टूडेंट एंड गर्ल टू अ फुल रिस्पॉन्सिबल वुमेन नाउ, और उसका बहुत ग्रेट पार्ट है यूएमटी का इसके अंदर। यूएमटी की वजह से वो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सकी है, और जो बाहर जब सोसाइटी में हम लोगों को फेस करना पड़ा है वो सारी चीज़ें, तो वो यूएमटी का पार्ट है। तो आई वुड ऑलवेज लाइक कि मैं हमेशा पे बैक करूँ यूएमटी को थ्रू एनी वे, जिस भी तरीके से मैं कर सकूँ। तो आई ट्राई टू बी कनेक्टेड एज मच एज पॉसिबल। लेकिन जो है वो, चाहे वो लेक्चरशिप के थ्रू हो या सोशल मीडिया अवेयरनेस हो या कोई एडमिशन कैंपेन वगैरह में कोई भी रोल हो, तो आई ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वेरी राइट जी। अच्छा, जो भी हेल्थ के अकॉर्डिंगली कोई मैसेज जो आप यंग गर्ल्स को स्पेशली देना चाहें? यंग गर्ल्स को मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आपके जो भी आपको फील हो रहा है, एनीथिंग विच इज़ डिस्कम्फर्ट टू यू इज़ नॉट नॉर्मल। प्लीज़ उसको नॉर्मलाइज मत करें कि शायद ऐसा ही होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे चीज़ें होती हैं, वो अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यंग गर्ल्स को मैं यही जो है वो कहूँगी कि एक तो स्टे फोकस, और प्लीज़ स्पीक आउट, और डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू कम टू यू। आप स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट करें, बात करें इस बारे में, एंड आई थिंक आपके सारे जो है वो मसले ऐसे हल होते जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हमारी सोसाइटी में इस टॉपिक पे या स्पेशली वुमेन हेल्थ, वुमेन टू वुमेन तो बातचीत होती है, आप क्या समझती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट आई है? लाइक पीपल फील सेफ, सिक्योर टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज? बहुत ज़्यादा, बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले जब हमने डिग्री भी स्टार्ट की थी तब भी जब हम अप्रोच करते थे पेशेंट्स को तो वो बहुत शाय और ऐसे फील कर, जैसे हम वार्ड में जा रहे हैं और वार्ड में जाके हम ओपनली उनसे पूछ रहे हैं, तो वो ऐसे करते थे कि हम ओपनली हमसे बता रहे हैं, वो हमें साइड पर जाके कान में बता रही हैं। तो अब जो है वो अब 2-3 साल इस चीज़ को गुजर चुके हैं, प्रैक्टिस हो गई है, और बहुत सारे वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं बाहर, तो बहुत सारी अवेयरनेस आ गई और काफ़ी चेंज आ गया है। और आगे भी आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा रोल जो है वो चेंज होने वाला है। एज अ होल फिजिकल थेरेपिस्ट ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है आगे वाले टाइम में। तो वो आई थिंक उसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जितना ज़्यादा लोग हम अवेयर हो रहे हैं उसके बारे में, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। राइट। ये भी बताइएगा कि डीपीटी आपके ख्याल से एक ऑल्टरनेटिव जगह ले पाएगा एमबीबीएस, या उसकी ऑब्वियसली वो एक फील्ड डिफरेंट है, लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर की और एक डीपीटी डॉक्टर की, जी, उसका डिफरेंस आप किस तरह से देखती हैं? डिफरेंस पहले बहुत था। पहले ऐसे ही था कि एमबीबीएस डॉक्टर्स भी या कहीं हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना पार्ट नहीं बनाती थी किसी भी पेशेंट के डिसीजन में फिजिकल थेरेपिस्ट को, लेकिन हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं उसके ऊपर, उनका बहुत रोल है इसके अंदर। और अब चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं। अब जो है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी या कोई भी डॉक्टर है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, वो ज़रूर एक दफ़ा फिजिकल थेरेपिस्ट से, जो भी स्पेशलाइजर से, ज़रूर अपने पेशेंट को डिस्कस करता है, मशवरा लेता है, पेशेंट का प्लान उनको इन्वॉल्व करके बनता है। तो ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। पहले ऐसा होता था कि कभी भी हमें ये इशू आता था कि पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता था, उनको ये पता ही नहीं था कि हम डायरेक्टली डायग्नोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो यूजुअली पहले एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते थे डायग्नोसिस लेके, अगर कोई डॉक्टर कह दे कि आपने जाना है फिजिकल थेरेपिस्ट के पास तो आते थे। अब ऐसे है कि पेशेंट, अब पता चल गया लोगों को कि कौन कौन सी डोमेन हमारी है। फॉर एग्जाम्पल अगर लो बैक का पेशेंट है, लो बैक पेन का, तो वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाता है कि उनको पता है कि ये फिजिकल थेरेपिस्ट का ही काम है डील करना। तो वो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट विद टाइम और चीज़ें जो, इसलिए मैं आपसे अभी कह रही थी कि डीपीटी बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में चेंज और होगी। राइट। हेल्थ के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो हम ये सुनते हैं बुजुर्गों से कि पहले की ख़वातीन
आजकल के बच्चियों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद हुआ करती हैं। डाइट का इसमें कितना लेन देन है, या और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? हमारी डाइट बहुत चेंज हो गई है। हमारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। हम कोशिश भी करें, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल दूध भी लेने की, तो वो हमें नहीं अच्छा मिल रहा एज कम्पेयर टू आवर एल्डर। उनको ज़्यादा सही चीज़ें प्योर मिलती थी। तो चीज़ें बहुत प्रोसेस्ड हो गई हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोन फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो समटाइम्स चीज़ें उस खातून के हाथ में भी नहीं है। वो खुद वो सिम्टम्स फेस कर रही है एंड शी डोंट नो कि इसका क्या रीज़न है। उसकी वजह से वो हार्मोन फ्लक्चुएशंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिससे ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। प्लस काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी थी, जैसे फॉर एग्जांपल पहले कोई भी गुड न्यूज़ आती है, पता चल गया शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उसको बिठा देते थे बेड पे कि अब आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, अब आप हिल नहीं सकते। अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अब जो है वो गाइड किया जाता है कि आपने क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और डाइट का बहुत रोल है उसके अंदर। पहले कहा जाता था कि आपने जो है वो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आपने 2 लोगों का खाना खाना है, आपने ज़्यादा खाना है, हेल्दी बेबी होगा। अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और फूड ऐसे हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने वेट गेन करके नहीं आना मेरे पास, ज़्यादा वेट गेन नहीं करना। तो चीज़ें अब पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। बहुत सारे हमारे खानों का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। अब वो वैसे प्योर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो पहले के मुकाबले में चेंज हो गई हैं। बिल्कुल ठीक। व्हाट डू यू थिंक कि इसमें पेरेंट्स का, स्पेशली मदर्स का, जो अब लेट्स से कि जो बच्चियां हैं जो 13 साल 12 साल 15 साल की एज की, उनका एक बॉन्ड मदर के साथ होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो उसमें आप क्या एक एडवाइस टू द पेरेंट्स क्या देंगे? पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप जो है ना रेगुलर चेकअप रखें। मतलब ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आपने अपनी बच्ची से पूछ लिया कि सब सही चल रहा है, इफ़ यू आर मेंस्ट्रुएटिंग गुड और नॉट। प्लीज़ उसको चेक करते रहें, बार बार पूछें उनसे, उनके सिम्टम्स के बारे में पूछें कि उनको कोई चेंज तो फील नहीं हो रहा, उन्हें कोई कलर का चेंज तो नहीं आ रहा, किसी किस्म की पेन में एडिशन तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा उस खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल टीन ईयर्स में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वगैरह का होता है और हम वो इग्नोर कर देते हैं यूजुअली, कह के कि ये तो एज ही ऐसी है। ऐसा नहीं है। उसकी वजह से वो मूड स्विंग्स बहुत सारी जो है वो डिजीज़ का इंडिकेशन होता है फीमेल्स में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहें और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। हर चीज़ जो है वो खुद चेक करें कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बजाय इसको ये समझने के कि ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल समटाइम्स होती हैं, समटाइम्स नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। ऑलराइट, अब थोड़ा सा फन पार्ट बीच में ऐड करेंगे। एक रैपिड फायर राउंड डॉक्टर साहिबा के साथ गपशप करेंगे। डॉक्टर साहिबा, हाउ डू यू एक्सप्लेन UMT इन वन वर्ड? फाउंडेशन। ऑलराइट, वन वर्ड जो आपकी प्रोफेशन को या आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करे। डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग। 2 वर्ड्स हो गए। एक ऐसा कोटेशन या कोट जो आप जिसको यू लिव बाय? देयर इज नो फोर्स मोर पावरफुल देन अ वुमन डिटरमिन्ड टू राइज। वेरी राइट। आपका जो प्रोफेशन है इसके बारे में आप लोगों को जो कोई मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करने के लिए आपको मौका मिले तो क्या क्लियर करेंगे? वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, Right. वुमेन हेल्थ से रिलेटेड वन वर्ड में तो नहीं मैं बता सकती, मैं एक सेंटेंस में बता सकती हूँ कि प्लीज़ स्पीक आउट और जो भी आपके सिम्टम्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस करें। ओके, आपकी इंस्पिरेशन? माई मदर। राइट, कोई ऐसी बुक या ऐसी मूवी जो आप सजेस्ट करें लोगों को? एक बुक है, मैंने उसको काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था लेकिन इट हेल्प मी अ लॉट, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वो बुक है रिजिलियंस और स्ट्रगल के बारे में। उसमें भी वो एक बंदा होता है जो कि अनपेड इंटर्नशिप कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा रिलेटेबल भी है हमारे से। इट्स अ वेरी गुड बुक। अगर आप फिजिकल थेरेपिस्ट ना होती तो क्या होती? I always wanted to be a teacher or a doctor, so I ended up being both. Being both now, right? So I wanted to be both, but I think अगर मैं ये दोनों ना होती तो I would be in something public speaking or something influencer or that. Right. आपके प्रोफेशन का कोई प्राउड मोमेंट जो आपने अभी तक फेस किया हो? जैसे आई वर्कड एज अ रिसर्च फिजिकल थेरेपिस्ट। जब मैंने काम किया तो वो जब इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली उसको, तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं उसका पार्ट थी। राइट, मैसेज जो आप DPT स्टूडेंट्स को देना चाहें इन अ शॉर्ट में ये कहूँगी, प्लीज़ स्टे कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क करें। प्लीज़ डोंट वेट कि आपको कोई आके पूछेगा और बताएगा। इन्वॉल्व हों जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट कि पता नहीं आगे क्या होगा, मिलेगी नहीं मिलेगी। जस्ट स्टे फोकस्ड, एक पाथ पे अपना काम करते जाएं एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड इवेंचुअली। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपके टाइम का। व्यूअर्स के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थी डॉक्टर
आयशा हमारे साथ जो हमें बता रही थी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, स्पेशली वुमेन की। प्लीज़ देखते रहिए और बी इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफ़िज़।